नमस्कार साथियों। तो आज हम इंडियन पेनल कोड के कुल 100 एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलएलबी और बीएलएलबी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हैं हम उन सबको अपलोड जल्द से जल्द करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी पेपर हम अपलोड करें उसे सॉल्व करके ही अपलोड करें, ठीक है। तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से पेपर चाहिए और कौन से सेमेस्टर के पेपर चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय दंड संहिता के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। आईपीसी का जो प्रारूप था वो पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे थॉमस बेविंगटन मैकाले, जिन्हें हम लॉर्ड मैकाले बोलते हैं। तो इसे जो प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता को प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो इसे 1834 में तैयार करके और 1835 में भारत के जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दंड संहिता प्रबत हुई। तो प्रबत यहाँ पे मतलब होता है लागू होने से, ठीक है, कि कब लागू हुई। तो भारतीय दंड संहिता जो है हमारी 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। और अगर इसकी बात की जाए इनेक्टमेंट डेट की, जैसे हम अधिनियमित होने की तिथि बोलते हैं, तो वो तिथि है हमारी 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ था ये नियम, ठीक है। चलिए क्लियर होता है। नेक्स्ट है कि किसी कार्य को प्रतिषिद्ध या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ब्लैक स्टोन, ये विधि शास्त्री हैं, तो इनका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर स्टीफन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो मानव प्राणी, मानव मनास्थिति, दोषपूर्ण कार्य या तैयारी। तो आपको बताना चाहूंगा कि अपराध के जो है 4 आवश्यक तत्व हैं किसी अपराध कारित होने के लिए, कि मानव होना, और दूसरा आपराधिक मना स्थिति होना चाहिए, और तीसरा आपराधिक कृत्य, और चौथा जो है हमारा ऐसा आपराधिक कृत्य जो किया गया है उससे मानव को या मानव समाज को क्षति हो, ठीक है। तो ये 4 आवश्यक तत्व हैं। और अगर अपराध की अवस्थाओं की बात की जाए तो अपराध की अवस्थाएं भी 4 हैं। पहला आशय, दूसरा तैयारी, और तीसरा प्रयत्न, और चौथा परिणाम। तो ये जो है अवस्थाओं में आता है, पहला आशय, द्वितीय, तो आवश्यक तत्व इसमें कौन सा नहीं है? तैयारी, ठीक है। बाकी ये मानव प्राणी भी है, आपराधिक मना स्थिति, दोषपूर्ण कार्य, और चौथा हमारा क्या है आवश्यक तत्व? कि ऐसा आपराधिक कृत्य जिससे मानव या मानव समाज को क्षति हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस रिया से अभिप्रेत है। तो मेंस रिया ये जो है एक लैटिन वर्ड है, तो इसका अर्थ होता है मेंस रिया का दुराशय। दुराशय से होता है, दुराशय से आशय हो गया मानसिक दशा, ठीक है, मना स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो लोक उपताप, या आपराधिक प्रयत्न, या विधि विरुद्ध जमाव, या बलवा। तो इनमें से आपराधिक प्रयत्न जो है ये अपूर्ण अपराध है, अभी हुआ नहीं है, पूर्ण अपराध नहीं, ठीक है। मेंस रिया को विकसित किया गया। तो मेंस रिया को जो है विकसित किया गया था कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मेंस रिया से संबंधित है? तो इनमें जो रेग बसिस गोविंदा का वाद है, जिसे हम आर बनाम गोविंदा बोलते हैं, तो ये जो है मामला इससे संबंधित नहीं है मेंस रिया से, ठीक है। आर वर्सेस गोविंदा का मामला जो है आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर समझाता है, ठीक है। तो आर वर्सेस जो गोविंदा का मामला है
उसमें धारा 299 आईपीसी की और धारा 300 में अंतर बताया गया है कि क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपराधिक मानव वध जो है धारा 399 में परिभाषित है और धारा 300 में हत्या परिभाषित है। जबकि अगर इनके दंड की पनिशमेंट की बात की जाए तो धारा 304 में कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट है और जो सेक्शन धारा 302 है उसमें जो है मर्डर के लिए पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बाद है मेंस रिया से संबंधित नहीं है, तो आर वर्सेस गोविंदा जो है मेंस रिया से संबंधित नहीं है। बाकी ये सारे वाद जो है मेंस रिया से संबंधित है, आपराधिक मना स्थिति से संबंधित है, दुराशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल से संबंधित है? तो आर बनाम टाल्सन का वाद जो है तथ्य की भूल से संबंधित है और आर वर्सेस गोविंदा ये जो है किससे संबंधित है? ये आपराधिक मानव वध तथा हत्या के अंतर से संबंधित है और आर वर्सेस जो है टाल्सन तथ्य की भूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला संबंधित है। तो ये जो है मत्तता से संबंधित है। ठीक है, तो मत्तता को जो है धारा 85 में इंडियन पेनल कोड के समझाया गया है। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो आर वर्सेस टाल्सन का वाद है उसमें जो है अभियुक्त जो होती है वो विवाह कर लेती है जबकि उसका विवाह पहले से हो रखा होता है। तो इसमें जो उसका मूल पति होता है तो वो समझती है कि उसका पति जो है मर चुका है, तो इसलिए जो है वो दूसरा विवाह कर लेती है। तो इससे जो है उसे बचाव मिल जाता है। बाद में उसका पति जो है आ जाता है तो वो पिटीशन डालती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका पति जो है जीवित है, तो उसे बचाव मिल जाता है। तो ये आर वर्सेस टाल्सन का वाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला किससे संबंधित है? तो ये मामला जो है हमारा कपटपूर्वक मामला से संबंधित है जिसे जो है धारा 25 में परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता की और धारा 24 में जो है बेईमानी से शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो धारा 11 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है और धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है और मृत्यु को धारा 300 में परिभाषित किया गया है जबकि संशय को धारा 52A में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, हिंदी में गलत लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें लिखा है कि कौन सा जो है इनमें से मैचिंग ठीक नहीं है, इसका जो है गलत आंसर। तो इनमें संशय को जो है धारा 52 का में परिभाषित किया गया है, तो इसके दोनों ये भी गलत है सी और ये भी गलत है क्योंकि मृत्यु को धारा 300 में परिभाषित किया गया है और संशय शब्द को जो है धारा 52 का में परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 52 में अगर हम बात करें तो धारा 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इनमें से दोनों में से कोई भी, जहाँ तक मेरा सवाल है इसे लगा दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसे भी लगा सकते हैं आप, इसे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? तो अपराध की परिभाषा जो है भारतीय दंड संहिता में धारा 40 में दी गई है जबकि धारा 53 में दंड को परिभाषित किया गया है कि दंड क्या होता है, पनिशमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी धारा संयुक्त दायित्व से संबंधित नहीं है?
तो धारा 36 जो है ये संयुक्त दायित्व से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और उनमें और भी व्यक्ति मिलकर उसमें जो है उसका साथ देते हैं, तो सारे जो है उस अपराध के लिए सभी दंडित होंगे। तो धारा 34 में भी, 35 और 146 में भी संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, परंतु जो है धारा 36 में नहीं। धारा 36 क्या कहती है कि अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम, ठीक है। धारा क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो निम्न में से किस धारा में सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान है? तो धारा 34 में जो है सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला संबंधित है। तो ये जो है सामान्य आशय से संबंधित मामला है। तो इसी बाद में जो है अवधारित किया गया था कि धारा 34 जो है संयुक्त दायित्व से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जेंडर को धारा 8 में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल राइट है। लोक सेवक को धारा 21 में बिल्कुल सही है। स्वेच्छा को धारा 39 में परिभाषित किया गया है, 38 में नहीं। क्षति को धारा 44 में। तो इसका राइट आंसर है स्वेच्छा को जो है धारा 39 में परिभाषित किया गया है, वॉलंटरी शब्द को। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा में दोहरे जोखिम से संरक्षण से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर है धारा 71 में, ठीक है। तो इसमें दोहरे जोखिम से संरक्षण का जो है प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है धारा 87। ये धारा जो है इस लैटिन सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है? खा वैसा करने से इनकार कर देता है। का क्या करता है? तो का है जो है इसमें हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, या कोई अपराध नहीं करता है, हत्या के प्रयत्न करता है, या फिर आपराधिक षड्यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी होगा का। क्यों? तो ये जो है हमारा धारा 108 में दुष्प्रेरक के जो रूप में समझाया गया है, तो ये उसका इलेक्ट्रेशन ए में ये दिया गया है, इलेक्ट्रेशन ए से लिया गया है धारा 108 से। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिएगा। दुष्प्रेरक धारा 108 में परिभाषित किया गया है, और इसका पहला इलेक्ट्रेशन है किसी कार्य के अवैध रूप से, जो पहला इलेक्ट्रेशन देखिए दृष्टांत दिया गया है, ये स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन, और ये इलेक्ट्रेशन है दृष्टांत कि गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है, ठीक है। तो राइट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी धारा डोमिनिस नॉन क्यूरट लेस की सूक्ति पर आधारित है? तो धारा 95 जो है इससे संबंधित है। तो ये जो है एक लैटिन वर्ड है, डोमिनस नॉन क्यूरट लेस। तो धारा 95 देख लेते हैं एक बार। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तो ऐसे कार्य जिनका विधि में सामान्य जो साधारण व्यक्ति है, तो तुच्छ बातें उसके जो है माने नहीं रखती, तो विधि में भी इसको परिभाषित किया गया है। जो तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य होते हैं उनके संबंध में चर्चा की गई है धारा 95 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
निम्न में से कौन सी धारा विद्युत अंतरण का सिद्धांत प्रतिपादित करती है? तो धारा 301 जो है विद्युत अंतरण के सिद्धांत को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अधीन नहीं दिया जा सकता? तो धारा 53 में जब हम देखेंगे तो हाँ, मृत्यु भी दंड के रूप में पनिशेबल है और आजीवन कारावास भी पनिशमेंट के अंतर्गत आता है और संपत्ति का संपहरण भी, परंतु आजीवन निर्वासन जो है इस शब्द का जो है विलोपित कर दिया गया है, तो ये धारा 53 में नहीं है। चलिए मैं आपको धारा 53 एक बार सीन करा देता हूँ। देख लीजिएगा, धारा 53 में पहला तो मृत्यु दंड दिया गया है कि धारा 53 में दंड की परिभाषा दी गई है कि अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं, पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो है विलोपित कर दिया गया है यहाँ पर, और चौथा है कारावास जो दो भांति का अर्थात कठिन कारावास जो कठिन श्रम के साथ या फिर सादा, पांचवा हमारा संपत्ति का संपहरण और छठा जुर्माना। तो यहाँ पर जो है आजीवन निर्वासन था तो वो शब्द नहीं है, विलोपित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है? तो धारा 303 जो है असंवैधानिक घोषित की गई थी किस वाद में? तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के वाद में इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, धारा 303 को ध्यान रखिएगा, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? तो इसे जो है 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। तो इसको जो है धारा 57 में परिभाषित किया गया है इंडियन पेनल कोड में। देख लीजिएगा, धारा 57 को एक बार सीन करते हैं। ये देख लीजिएगा, दंड विधियों की भिन्ने, तो दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को जो है 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है, कारावास के तुल्य गिना जाएगा 20 वर्ष, राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि है। तो एकांत परिरोध की जो अधिकतम अवधि है वो 3 माह तक की हो सकती है। तो इसे एकांत परिरोध को जो है धारा 73 में परिभाषित किया गया है। तो अधिकतम अवधि एक बार देख लेते हैं, देख लीजिएगा धारा 73 में। तो यहाँ पर अधिकतम अवधि ये दी गई है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास है, लेकिन अधिकतम अवधि जो है सबसे ये दे रखी है 3 मास। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अधिक समय, तीन मास तक की जो है उसे अवधि के लिए एकांत परिरोध किया जा सकता है यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक का है। तो क्लियर होता है, 3 मास 3 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बात अपराध नहीं है जो वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई भी बात की जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसे डिफाइन किया गया है धारा 82 में। एक बार धारा 82 सीन कर लेते हैं, देख लीजिएगा, 7 वर्ष कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो शिशु का कार्य धारा 82 में अभी हमने देखा था परिभाषित है, तथ्य की भूल धारा 76 से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, और दुर्घटना धारा 80 से संबंधित है, और जो न्यायाधीश का कार्य है वो धारा 77 में डिफाइन किया गया है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, धारा 77 में न्यायाधीश का कार्य उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा सद्भाव पूर्वक को परिभाषित करती है? तो धारा 52 जो है
सद्भावपूर्वक शब्द को परिभाषित करती है, और धारा 52A जो है संश्रय शब्द को परिभाषित करती है, और धारा 51 में शपथ को परिभाषित किया गया है, और धारा 25 में धारा शब्द को परिभाषित किया गया है कि सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ एक अच्छा तैराक है, बा को डूबते हुए देखता है परंतु बचाने का प्रयास नहीं करता है। आ अपराध का दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा, आपराधिक मानव जो हत्या नहीं है उसका दोषी हो गया, या अपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का दोषी होगा, या उसने कोई अपराध नहीं किया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो ये नैतिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमें अपकृत्य विधि में पढ़ने को मिलता है टॉर्ट लॉ में। जब आप टॉर्ट लॉ पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू नहीं होती आत्महत्या के प्रयत्न के लिए, बलात्कार के प्रयत्न के लिए, उपहत्या के प्रयत्न के लिए, या चोरी के प्रयत्न के लिए। तो ये जो है धारा 511 है, आत्महत्या के प्रयत्न के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि इसे जो है धारा 309 में परिभाषित किया गया है, बल्कि बलात्कार के प्रयत्न, आपत्ति, इन सबको परिभाषित नहीं किया गया। तो धारा 511 क्या कहती है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध के प्रयत्न करने के लिए दंड के संबंध में बात करती है। तो एक बार सीन कर लेते हैं, ये देख लीजिए, धारा 511 बात करती है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। तो ऐसा जो इसमें डिफाइन नहीं किया गया, तो उसके संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षति किसी व्यक्ति की अपहानि का द्योतक है। तो शरीर, मन, ख्याति, तो इन सभी का जो है द्योतक है क्षति शब्द से। तो इसे जो है धारा 44 में परिभाषित किया गया है क्षति शब्द को। तो एक बार देख लेते हैं, मन, ख्याति और शरीर के संबंध में बात करती है। तो धारा 44 को देख लेते हैं, जिसमें क्षति शब्द को परिभाषित किया गया है। ये देखिएगा क्षति शब्द, तो क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, पहला शरीर है, और दूसरा मन, और तीसरा ख्याति या संपत्ति, तीसरा ख्याति, और चौथा है हमारा या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करती है क्षति शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा में समाहित है। तो स्वेच्छा में जो है आशय, ज्ञान, विश्वास का कारण, ये सभी जो है समाहित है। तो स्वेच्छा शब्द को धारा 39 में परिभाषित किया गया है। एक बार धारा 39 को देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। पहला तो ये होता है कि आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था। तो दूसरा नॉलेज, तीसरा यह विश्वास करने का कारण रखता था। ठीक है, तो उसे बिलीव था कि उसका कारित होना संभाव्य है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में स्वेच्छा शब्द परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा में दस्तावेज परिभाषित है। तो दस्तावेज को धारा 29 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, और धारा 28 और 30 को भी देख लेते हैं। एक बार देख लीजिएगा कि धारा 29 में जो है दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है, और धारा 28 में कूटकरण शब्द को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को, और धारा 31 में बिल शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा निश्चित है। तो इनमें से जो है धारा 492 जो है निश्चित है। बाकी धारा 309 तो आप जानते हैं, आत्महत्या का प्रयत्न, और धारा 303 जो है असंवैधानिक घोषित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अपराध नहीं है। तो इनमें से कौन अपराध नहीं है। तो आत्महत्या का प्रयत्न जो है धारा 309 में परिभाषित किया गया है,
और देश से रक्तता को जो है धारा 354 गा में परिभाषित किया गया है। और पीछा करने शब्द को जो है 354 डी में, और जारता को 497 में परिभाषित किया गया है आईपीसी में। तो इन चारों सेक्शन को आप रीड कीजिए, रीड करने के बाद कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा जो है अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैंगिक आभासी टिप्पणी करना दंडनीय है। कितना पनिशमेंट इसमें दिया जा सकता है लैंगिक आभासी शब्द को? तो इसमें जो है 1 वर्ष तक के लिए दंड दिया जा सकता है। तो इसे जो है धारा 354 ए में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो धारा 354 का जब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा बलात्संग की व्यथित की अनन्यता का प्रकट दंडित करती है? तो इसका राइट आंसर है धारा 228 ए। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई बलात्संग की पीड़िता है और उसके नाम या उससे संबंधित कोई भी जानकारी कोई अन्य व्यक्ति जो है शेयर करता है अन्य लोगों से, तो उसके दंड के संबंध में उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो उस संबंध में धारा 228 से प्रोविजन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दहेज मृत्यु को धारा 304 खा में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल राइट है। और बलात्संग को धारा 375 में, ये भी ठीक है। जारता को 497 में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये व्यवहरण जिसे किडनैपिंग बोलते हैं, तो इसे जो है धारा 359 में परिभाषित किया गया है, 359 में। बल्कि व्यवहरण के लिए दंड जो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट होता है उसे धारा 363 में परिभाषित किया गया है, लेकिन व्यवहरण की परिभाषा 359 में है। तो ये जो है राइट आंसर है। अब मैकनाटन का मामला संबंधित है। तो मैकनाटन का मामला जो है चित्त विकृतता से संबंधित है। तो चित्त विकृतता को धारा 84 में परिभाषित किया गया है आईपीसी की, आप रीड कर लीजिएगा एक बार। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है। तो पिछले क्वेश्चनों में भी जो हम डिस्कस कर चुके हैं धारा 303 को, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, तो इसी बाद में जो है इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन एक सतत अपराध है जो लगातार अपराध चलता रहता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो धारा 146 में बलवा शब्द को परिभाषित किया गया है, और किडनैपिंग जिसे व्यवहरण बोलते हैं इसे धारा 359 में परिभाषित किया गया है, और अपहरण को 362 में परिभाषित किया गया है, अब अबडक्शन जिसे बोलते हैं, और बलात्संग को रेप को जो है परिभाषित किया गया है धारा 375 में। तो चारों सेक्शनों को आप रीड कीजिएगा, रीड करने के बाद में कमेंट कीजिएगा कि इनमें कौन सा कंटिन्यूइंग जो है ऑफेंस है। ठीक है, सतत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक संविधि में जब तक अन्यथा दर्शित न हो आपराधिक मना स्थिति विवक्षित है, यह विचार अभिव्यक्त किया था। किस मामले में इस विचार को जो है अभिव्यक्त किया गया था? तो इसे जो है सेराज बनाम डी रूटजन के मामले में इसे अभिव्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धारा दंगा से संबंधित है? तो धारा 159 जो है दंगा से संबंधित है। ठीक है, और इसका पनिशमेंट जो है दंगा का कहाँ पे दिया गया है? जो कोई भी दंगा करेगा उसको जो है पनिशमेंट धारा 160 के अंतर्गत दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट है कितने अध्याय? तो ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए कि 23 अध्याय हमारे भारतीय दंड संहिता में है। भारतीय दंड संहिता 1860 में, और कुल 511 धाराएं हैं। और इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा, ये तो पता ही होना चाहिए। और इसकी प्रबत होने की तिथि, लागू होने की तिथि जो है क्वेश्चनों में हमने पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस की थी, 1 जनवरी 1862, और पारित होने की तिथि जो है इसकी 6 अक्टूबर 1860 है, और लागू होने की तिथि 1 जनवरी 1862। ठीक है, क्लियर होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दंगा एक अपराध है। तो दंगा जो है एक अपराध है, किस विषय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है हमारा लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अध्याय 6 दिया गया, 8 दिया गया है, उसमें धारा 159 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। तो ये जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध से संबंधित अपराध है। एक बार मैं आपको सीन करा देता हूँ। दंगा शब्द को जो है धारा 159 में परिभाषित किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में बताया गया है, जिसमें धारा 141 और ये आपका जो है धारा 159 ये अध्याय 8 के अंतर्गत आता है। ये देख लीजिएगा, दंगा शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 159 में, जो कि अध्याय 8 में आता है। ठीक है, ये अध्याय 9 आपका रहा, तो ये अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध के संबंध में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य से संबंधित है? तो इसमें सामान्य उद्देश्य से संबंधित कौन सी धारा है? तो इसका राइट आंसर है धारा 149। और अगर सामान्य आशय से संबंधित बात करेंगे तो धारा 34 जो है सामान्य आशय से संबंधित है, और सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो धारा 149। तो यही इसमें अंतर है। अगर सामान्य आशय जैसे कॉमन इंटेंशन की अगर बात करें तो धारा 34, और कॉमन ऑब्जेक्ट तो धारा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या सिविल कार्रवाई हेतु आधार उत्पन्न करती हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो इसे जो है धारा 43 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अवैध शब्द को। चलिए, तो आप धारा 43 रीड कर लीजिएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो तीव्र और अचानक प्रकोपन में की जाए, विधि के भूल से हो जाए, या आत्मरक्षा में की जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आत्मरक्षा से की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, काने हत्या का जो है अपराध किया, या आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, या उपेक्षा द्वारा मृत्यु, या कोई अपराध नहीं किया। तो उसने जो है कोई अपराध नहीं किया। तो इसे जो है जब धारा 76 को आप देखेंगे आईपीसी के, तो उसके इलेक्टेशन जो दृष्टांत का दिया गया है उसमें जो है इसे डिफाइन किया गया है। चलिए एक बार सीन कर लेते हैं। ये देखिए धारा 76 है, धारा 76 का इलेक्टेशन का देखेंगे तो विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु है यदि वह कारित है किसी दाह, शारीरिक क्षति उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये जो है दहेज मृत्यु में परिभाषित है। एक बार जब आप धारा 304 खा रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो किया गया हो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रगति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो ये जो है इसका आंसर शायद भी हो सकता है। तो आप इसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा।
धारा 300 से संबंधित। जब धारा 300 आप रीड करेंगे तो आप वहाँ पर आपको जो है क्लियर होता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा घोर उपहति को परिभाषित करती है। तो इसका राइट आंसर है घोर उपहति। तो धारा 319 में जो है उपहति शब्द को परिभाषित किया गया है, और धारा 325 में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है, और धारा 320 में जो है घोर उपहति को परिभाषित किया गया है। तो इसमें धारा 320 है ही नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेज मृत्यु अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो जब दहेज मृत्यु के किस अवधि में, तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। तो इसके दंड के संबंध में प्रावधान भी किया गया है धारा 304B में। ठीक है, तो उसकी परिभाषा के साथ साथ दंड भी दिया गया उसमें। एक बार रीड कीजिएगा धारा 304A को। तो तैयारी दंडनीय है। तैयारी कब दंडनीय है? तो धारा 122 और धारा 125 ये राज्य के विरुद्ध युद्ध के संबंध में है, तो ये तो दंडनीय है। इनकी अगर कोई तैयारी करता है। धारा 399 में डकैती करने के लिए तैयारी करना, ये भी दंडनीय है। तो ये उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मामला नासिक षड्यंत्र के रूप में ज्ञात है। तो इसका राइट आंसर है जो सावरकर का मामला है, ये नासिक षड्यंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा हेकलिन नियम से संबंधित है। तो धारा 292 जो है इस नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मामला धारा 124 एक पर एक मामला है। तो क्यून इम्प्रेस बनाम बाल गंगा तिलक का मामला जो है धारा 124 ए के मामले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कारक डकैती से लूट को पृथक करता है। तो जो अपराधियों की संख्या होती है वो इससे पृथक करती है। ठीक है, तो धारा जब 391 में आप देखेंगे तो वहाँ पर डकैती को परिभाषित किया गया है, और धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के लिए आवश्यक है। तो दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक मना स्थिति, क्षति। तो ये जो है तीनों, जबकि 4 होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है अपराध के आवश्यक तत्व हैं। निम्न में से कौन विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो धारा 350 में जो है आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है, और धारा 425 में रिष्टि शब्द को परिभाषित किया गया है, और धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को। तो इन सारे सेक्शनों को रीड करके आप कमेंट कीजिए कि इनमें से जो है कौन सा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मति को परिभाषित किया गया है। तो सम्मति को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 90 में जब आप देखेंगे तो वहाँ सम्मति शब्द को आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा एक्टस मेंस इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस की सूक्ति पर आधारित है। तो धारा 94 जो है इस लैटिन सूक्त से आधारित है, लैटिन मैक्सिम से। तो इसका जो है हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी में अर्थ है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तो इस लैटिन सूत्र का हिंदी में मतलब ये है जो धारा 94 से संबंधित है। जब आप धारा 94 एक बार रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती दिखाई देंगी। चलिए एक बार धारा 94 सीन कर लेते हैं। देख लीजिएगा, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। ठीक है, तो ये धारा 94 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना को संरक्षित करती है? तो धारा 93 जो है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना को संरक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है धारा 103। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है, लूट में या रात्रोग्रह वेदन में या अग्नि द्वारा रिष्टि? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो इन सभी अपराधों में जो है किसी की मृत्यु भी कारित की जा सकती है, तो परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। तो धारा 300 में आप जब अपवाद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को जो है आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है तो उसके अपवादों में बताया गया है। ठीक है, देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला संबंधित है। तो ये मामला जो है हमारा धारा क्या कहते हैं 100 से संबंधित है, धारा 100 और 102 से संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले से जस्टिस मेलविन संबंधित है? तो जस्टिस मेलविन जो है रेग वर्सेस गोविंदा के मामले से संबंधित है। ठीक है, मेलविल, जस्टिस मेलविल, आर वर्सेस गोविंदा जिसे हम बोलते हैं रेग वर्सेस गोविंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे और उसकी आयु हो। तो उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक। तो इसका राइट आंसर है सी। तो इसे जो है धारा 300 में जो है अपवाद 5 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना दंडनीय है। तो इसमें 2 वर्ष तक के दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण दंडनीय है। तो मृत्यु से आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से, इन तीनों अपराध जो है दंड को डिफाइन किया गया है उसमें, तो उपरोक्त सभी होगा। तो ये जो है धारा 305 से संबंधित है, आईपीसी की धारा 305। उपहति से अभिप्रेत है शारीरिक पीड़ा, रोग, अंगशैथिल्य। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो धारा 319 देखेंगे तो वहाँ पर आपको उपहति शब्द की परिभाषा मिल जाएगी। निम्न में से कौन सी उपहति घोर उपहति कहलाती है? पुंसत्वहरण, अस्थि का विसंधान या दांतों का भंग? तो उपरोक्त सभी। तो इससे जो है धारा 320 में घोर उपहति को परिभाषित किया गया है। स्वेच्छा अम्ल फेंकना दंडनीय है। तो इसमें दंड दिया गया है 5 वर्ष से कम नहीं हो दंड होगा, लेकिन 7 वर्ष तक का जो है हो सकेगा। तो इसे जो है धारा 326 खा में परिभाषित किया गया है, धारा 326 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, का ने कारित किया। तो का ने जो है सदोष परिरोध में उसको रखा है। तो ये जो है धारा 340 से संबंधित है, उसका दृष्टांत का देखेंगे तो आपको ये जो है दृष्टांत का दिया गया है। निम्न में से किस अधिकार पर सदोष अवरोध बाधा डालता है? तो जाने का अधिकार जो होता है, कहीं भी किसी व्यक्ति को आने जाने से रोकना। तो इसे जो है धारा 339 में परिभाषित किया गया है, सदोष अवरोध। का किसी स्त्री का घूंघट साथ से हटा देता है, का ने कारित किया। तो का जो है कारित करता है आपराधिक बल। तो धारा 350 आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दृष्टांत चा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, का एक पुलिस अधिकारी या को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है,
का किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो वो जो है धारा 380 के अंतर्गत दोषी होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है धारा 330 है, धारा 330 के अंतर्गत। तो ये जो है दृष्टांत दिया गया है धारा 330 में, जो का दृष्टांत है, एक बार देख लेते हैं। तो इसका दृष्टांत देखेंगे आप धारा 300 में, तो ये धारा 330 में है, देख लीजिएगा धारा 330 का दृष्टांत का, जहाँ पर का एक पुलिस ऑफिसर या को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। तो उसमें जो है पुलिस अधिकारी को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, देख लीजिएगा, दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, तो इसका राइट आंसर है धारा 330। या से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, एक छड़ी उठा लेता है, तो का ने कारित किया, तो का ने जो है हमला का अपराध किया है, हमला करने का। तो इसे परिभाषित किया गया है धारा 351 में, हमला शब्द को। स्त्री की लज्जा भंग करना दंडनीय है, तो इसमें कितना दंड दिया जा सकता है स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए? तो इसे धारा 354 में परिभाषित किया गया है, 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक का जो है दंड हो सकता है, दिया जा सकता है। तो धारा 354 एक बार रीड कर लीजिएगा। निम्न में से किस धारा में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया? तो धारा 376 में संशोधन किया गया था 2018 के दंड विधि संशोधन में द्वारा। तो बलात्संग के लिए अधिकतम दंड किस धारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है धारा 376 का खा में। तो इसमें जो है 20 वर्ष से कम तो दंड होगा नहीं, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसमें उसका जितना भी जीवन बचा हुआ है तो उससे आशय लगाया जाएगा और मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। लेकिन 376 के जो क्लॉज 3 में है, उपधारा 3 में, उसमें केवल 20 वर्ष से आजीवन कारावास है, और आजीवन कारावास ऐसा जो उसका जीवन काल जितना बचा है वो संपूर्ण जीवन काल। और 376(2) में 10 वर्ष तक का कारावास कम नहीं होगा 10 वर्ष से, और आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जितना उसका जीवन बचा हुआ है। और 376(1) में 10 वर्ष से कम नहीं होगा कारावास, और जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि उसका जो है आजीवन कारावास आशय उसके बचे हुए जीवन से होगा। तो यहाँ पर आशय क्या होगा? 20 वर्ष। ठीक है, जिसे धारा 57 में हम देखते हैं आजीवन कारावास को, वहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है 20 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है? तो इसमें जो है मुक्ति धन के लिए अव्यवहरण, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग या हत्या सहित डकैती, तो इन तीनों में जो है मृत्यु दंड से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी। तो धारा 364 का में देखेंगे तो वहाँ पर फिरौती शब्द जो है मुक्ति धन से संबंधित हो आशय। ठीक है, तो फिरौती के लिए व्यवहारण और 364 का में परिभाषित किया गया है, और 376 का खा में 12 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री है उससे बलात्संग और हत्या सहित डकैती जो है 396 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेजोगे तो वह मार डाला जाएगा, का ने कारित किया। तो का जो है उद्दापन का अपराध कारित करता है, तो उद्दापन शब्द को धारा 383 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या के कब्जे में की संपत्ति पर का चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने या द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में या को उपहत्ति करने के लिए अपने पास रखा था, का किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो धारा 382 के अधीन
निम्न में से कौन सी धारा डकैती से संबंधित नहीं है? तो धारा 394 जो है डकैती से संबंधित नहीं है। इसमें बताया गया है लूट करने में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, जबकि धारा 396 में हत्या सहित डकैती है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। और धारा 395 में डकैती के लिए दंड दिया गया है, और धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा लूट करने का प्रयत्न दंडनीय बनाती है? तो धारा 393 जो है लूट करने का प्रयत्न, और धारा 392 में जो है लूट के लिए दंड दिया गया है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है? तो छल को जो है धारा 415 में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल राइट है। और रिष्टि को 425 में, बिल्कुल राइट है। आपराधिक अतिचार को 441 में परिभाषित किया गया है, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, और लूट को देखेंगे तो धारा 390 ही में लूट को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि या को तद द्वारा सदोष हानि कारित करे, का ने कारित किया। तो का ने यहाँ पर जो है रिष्टि का अपराध किया है, तो रिष्टि को जो है धारा 425 में परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 425 का दृष्टांत गा इलेक्ट्रेशन सी देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह भेदन किसके विरुद्ध अपराध है? तो गृह भेदन जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, जो इसे जो है धारा 445 में परिभाषित किया गया है गृह भेदन को। तो ये अध्याय 17 के अंतर्गत आता है, जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार परिभाषित किया गया है? तो धारा 443 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबी चाको बनाम केरल राज्य मामला संबंधित है? तो ये मामला जो है डकैती से संबंधित है। तो इसमें धारा जो है 397, 302 और 201 और 449 के संबंध का मामला है ये। तो ये डकैती से संबंधित अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस दराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला संबंधित है। तो ये मामला जो है किडनैपिंग से संबंधित है, धारा 361 से, जिसमें विधिपूर्ण संरक्षिता में से जो है किडनैपिंग हो जाती है, तो उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मामला मृत्युदंड से संबंधित नहीं है? तो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बच्चन सिंह बनाम राज्य, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो ये तीनों मामले जो है मृत्युदंड के संबंध में ही है, लेकिन इनमें जो है निम्न में से कौन सी धारा मानहानि को परिभाषित करती है? तो धारा 499 जो है मानहानि शब्द को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है, का किस धारा के अधीन दोषी है? तो ये जो है धारा 511 के अंतर्गत, जब कोई अपराध जो प्रयत्न करता है और वह अपराध नहीं कर पाता है, जिसे आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया, तो वो 511 के अधीन दंडनीय होगा, कि जिस अपराध को वो करता है उसी अपराध के लिए दंडनीय होगा जिसका प्रयत्न करता है वो। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। तो ये जो है प्रयत्न से संबंधित, अटेम्प्ट से संबंधित मामला है। ठीक है, तो इस मामले में धारा 420 और 511 से संबंधित मामला है, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य। तो ये थे हमारे 100 MCQ।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं हुए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आसपास, तो उन क्वेश्चनों को आप कमेंट कर जो है उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।